myself Shilpa Katole from ACS Girls Junior College, Pachpauli, Nagpur. We have already started the chapter reproduction in lower and higher plants, and we will study about the structure of the androecium. हम एंड्रोशियम के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे एंड टीयर्स ऑफ एंथर, मतलब एंड्रोशियम का जो फर्टाइल पार्ट है एंथर, हम उसके बारे में आज थोड़ा डिटेल स्टडी करने वाले हैं. सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ द एंड्रोशियम. उसको ही हम स्टैमेन बोलते हैं. मेंबर ऑफ द एंड्रोशियम इज नोन एज स्टैमेन. एंड्रोशियम इज मेल रिप्रोडक्टिव फ्लोरल वॉल हैविंग डिफिनेट नंबर ऑफ इंडिविजुअल मेंबर कॉल्ड स्टैमेन. अब यहाँ पर हम एंड्रोशियम की बात कर रहे हैं. एंड्रोशियम जो है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, फ्लोरल पार्ट, समझ के हम यहाँ पे चल रहे हैं. समझ के मीन्स वो है ही मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ही है. फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट मीन्स गाइनोशियम, जिसको हम पिस्टिल बोलते हैं. अब ये क्या होते हैं, इनके नंबर्स कम ज्यादा हो सकते हैं. एंड्रोशियम जो है उसके नंबर 5 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, 9 हो सकते हैं. तो ऐसी कंडीशन में हम अगर सिंगल की बात करेंगे तो यहाँ पे उसको हम स्टैमेन बोलते हैं. Stamen has filament, connective and anther. This is the structure of the androecium and it has 3 parts. That is anther, which is fertile part, which produce pollen grain, which produce male gamete. And this is connective, where filament is attached to the anther, known as connective. And this is filament which gives support to the anther. And filament connect anther to the flower. फिलामेंट जो है एंथर और फ्लावर को कनेक्ट करके रखने का काम करता है. यहाँ पर एंथर इज अ फर्टाइल पार्ट ऑफ स्टैमेन, यूजुअली कंसिस्ट ऑफ 2 एंथर लोब, दैट इज डायथिकस. जनरली एंथर जो है वो डायथिकस होता है. डायथिकस मतलब क्या, उसके 2 पार्ट होते हैं. सिंपली हम ये एंथर की बात करेंगे, यहाँ पे 2 पार्ट है. दिस इज 1 पार्ट एंड दिस इज सेकेंड पार्ट. इसको हम डायथिकस बोलते हैं. मोनोथिकस भी हो सकता है, जैसे हिबिस्कस. हिबिस्कस का एंथर जो है किडनी शेप होता है इस प्रकार से. तो ये हाफ पार्ट, जो उस साइड का पार्ट कंसीडर करेंगे तो ये हाफ पार्ट में आ जाता है. तो यहाँ पे 2 पोलन सैक्स प्रेजेंट रहेंगे, 2 पोलन चैम्बर जिसको बोलते हैं. और यहाँ पे डायथिकस है तो यहाँ पे 4 पोलन चैम्बर्स प्रेजेंट रहेंगे. इस तरह से मोनोथिकस और डायथिकस का डिफरेंस हम यहाँ पे समझ लिए. कनेक्टिव, एंथर इज कनेक्टेड टू फिलामेंट बाय स्टेराइल कनेक्टिव. अब एंथर जो है और फिलामेंट दोनों को जहां पर कनेक्शन मिल रहा है उस पार्ट को हम यहाँ पर कनेक्टिव बोलेंगे. और ये स्टेराइल पार्ट है. स्टेराइल पार्ट है. फर्टाइल मीन्स क्या, जो मेल गमीट प्रोड्यूस करे, जो रिप्रोडक्शन में पार्ट ले. स्टेराइल मतलब सिर्फ अटैचमेंट के लिए काम कर रहा है, सिर्फ न्यूट्रिशनल मटेरियल प्रोवाइड करेगा, उसके अलावा उसका दूसरा कोई फंक्शन यहाँ पर नहीं होगा. फिलामेंट, each stamen is composed of slender stalk-like filament supporting knob, spore case और anther. अब ये जो फिलामेंट है इसका सबसे मेन काम क्या है कि एंथर को प्रोड्यूस करे. एंथर जो है उसको तैयार करे, उसको सपोर्ट दे और फ्लावर को वो जोड़ कर रखे, एंथर को फ्लावर से जोड़ कर रखे. इतना मेन वर्क जो है वो यहाँ पर फिलामेंट करता है. अब फिलामेंट का ये भी एक रोल है कि किस तरह से एंथर वर्सेटाइल होगा, किस तरह से एंथर कितने प्रमाण में अटैच होना चाहिए फिलामेंट से, वो भी डिसाइड करने का काम यहाँ पे फिलामेंट ही करता है. नाउ स्ट्रक्चर ऑफ एंथर, हम एंथर के स्ट्रक्चर के बारे में यहाँ पर पढ़ने वाले. An immature stage of anther is represented by group of parenchymatous tissue surrounded by single layer epidermis. अब सबसे पहले जब एंथर का स्ट्रक्चर हम शुरू करने वाले हैं तो कुछ नहीं होता, वहां पे सिर्फ पैरेंकाइमोटस टिश्यू होते हैं जो मैच्योर नहीं होते. सिंपल हम वहीं से शुरू करेंगे. कुछ सेल्स रहेंगे एंथर में. सपोज दिस इज एंथर. कुछ नहीं है यहाँ पर, कुछ सेल्स है जो इमेच्योर है. फिलहाल किसी भी प्रकार का यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन नहीं हुआ है, किसी भी प्रकार का यहाँ से कोई भी सेपरेशन नहीं हुआ है. सारे के सारे पैरेंकाइमोटस टिश्यू है.
और इनकी एक लेयर है जिससे वो कवर्ड है, जिसको हम एपिडर्मिस बोलेंगे, जो यहाँ पर प्रेजेंट रहेंगे आउटर मोस्ट लेयर में। दिस इज एपिडर्मिस, ये एपिडर्मिस है, दिस इज एपिडर्मिस। इस तरह से ये पैरेंकाइमोनस टिश्यू सिंगल लेयर से कवर्ड रहेंगे। एंथर इज जनरली डायथिकस, ये मैं अभी अभी आपको बता चुकी हूँ कि एंथर जो है जनरली डायथिकस होते हैं। इसके दो पार्ट होंगे यहाँ पर, तो इसके कितने पोलन चैम्बर होंगे? 4, क्योंकि यहाँ पे 2 पार्ट हुए हैं एंथर के, मतलब यहाँ पर एक चैम्बर, यहाँ पर और यहाँ पर, यहाँ। इस तरह से 4 चैम्बर्स, 4 पोलन सैक्स यहाँ पर प्रेजेंट रहेगी। इट लुक लाइक दिस, वो इस प्रकार से आपको दिखेगा। अगर मोनोथिकस होता है तो मैं अभी अभी आपको बता चुकी हूँ कि हिबिस्कस में मोनोथिकस एंथर प्रेजेंट रहता है, जो आपको किडनी शेप दिखेगा और जिसमें सिर्फ 2 ही पोलन चैम्बर होंगे। एंथर इज जनरली डायथिकस हैविंग 2 लोब, दैट इज दिस पार्ट कंटेन फर्स्ट एंड दिस पार्ट कंटेन सेकंड। एंड टेट्रास्पोरेंजिएट, व्हाट इज मीन बाय टेट्रास्पोरेंजिएट? इट मीन्स इट कंटेन 4 पोलन चैम्बर्स और 4 पोलन सैक। जो 4 पोलन सैक होती है वो प्रेजेंट रहती है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, दैट इज टेट्रास्पोरेंजिएट। The heterogeneity differentiation arises when some hypodermal cell get transformed into archisporial cell. अब हम यहाँ पर बात कर रहे थे इमेच्योर पैरेंकाइमेटस सेल है, हाइपोडर्मल सेल्स है, इनका कन्वर्शन अब यहाँ पे आर्किस्पोरियल सेल में हो रहा है। इन्होंने डिफरेंशिएशन करना शुरू कर दिया है। सिंपली यहाँ पर बोल सकते हैं मैच्योरेशन पीरियड यहाँ पे स्टार्ट हो गया है। तो धीरे धीरे करके क्या होगा कि पैरेंकाइमेटस से हाइपोडर्मल में कन्वर्शन, हाइपोडर्मल से अब आर्किस्पोरियल सेल में यहाँ पर कन्वर्शन स्टार्ट हो गया है। अब हम पढ़ने वाले हैं टीएस ऑफ एंथर। द आर्किस्पोरियल सेल डिवाइड इनटू एन इनर स्पोरोजिनस सेल एंड आउटर प्राइमरी पैराइटल सेल। हम पढ़ चुके हैं हाइपोडर्मल सेल जो है वो आर्किस्पोरियन में क्या हो जाते हैं? कन्वर्ट हो जाते हैं। और जब वो आर्किस्पोरियन में कन्वर्ट होते हैं तो कुछ समय बाद डिवाइड होते हैं इनर स्पोरोजिनस सेल में और प्राइमरी पैराइटल सेल में। अब इनका क्या काम है वो हम आगे पढ़ेंगे। स्पोरोजिनस सेल फॉर्म स्पोरोजिनस टिश्यू। अब आपको ये चीज बहुत अच्छे से पता है, सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ द लाइफ। जो भी लाइफ है उसका सेल जो है वो छोटा सा पार्ट है। जब ऐसे सेल्स, एक से ज्यादा सेल्स जुड़ते हैं, कंबाइन होते हैं, तब टिश्यू तैयार होता है। ठीक है, तो ये टिश्यू तैयार करने का काम जो है स्पोरोजिनस सेल का है। स्पोरोजिनस सेल्स कंबाइन आके स्पोरोजिनस टिश्यू जो है तैयार करेंगे। Each cell of sporogenous tissue is capable of giving rise to microspore tetrad. अब यहाँ पर स्पोरोजिनस टिश्यू का क्या फंक्शन है? तो माइक्रोस्पोर टेट्रैड फॉर्म करने का इसका काम है। माइक्रोस्पोर टेट्रैड फॉर्मेशन करने का काम स्पोरोजिनस टिश्यू करते हैं। अब माइक्रोस्पोर टेट्रैड वगैरह क्या है वो हम पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। पैराइटल सेल अंडरगोज डिवीजन टू फॉर्म एंथर वॉल लेयर। अब हम यहाँ पे पढ़ चुके हैं आर्किस्पोरियल सेल जो है इनर स्पोरोजिनस सेल एंड पैराइटल सेल में डिवाइड हो रहा है। तो स्पोरोजिनस सेल क्या कर रहा है? स्पोरोजिनस टिश्यू तैयार कर रहा है। फिर स्पोरोजिनस टिश्यू क्या करेगा? यहाँ पर माइक्रोस्पोर टेट्रैड का फॉर्मेशन करेगा। टेट्रैड जो है बाद में पोलन ग्रेन तैयार करते हैं, फिर मेल गमीट्स तैयार होते हैं, बाद में उनका फ्यूजन वगैरह होता है। तो फिर यहाँ पर ये जो पैराइटल सेल है इसका क्या फंक्शन है? तो ये जो है एंथर की वॉल लेयर्स का फॉर्मेशन करने में मदद करती है। तो अब हम पढ़ेंगे एंथर वॉल। जो एंथर की वॉल है उसकी लेयर्स कैसी है, क्या है, उनका फंक्शन कैसा है, मटेरियल जो है कैसे बना हुआ है, शेप क्या रहेगा, हम इनके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। मैच्योर एंथर शो वॉल कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग 4 लेयर्स। 4 मेन लेयर्स है जिनके बारे में हम वन बाय वन देखेंगे।
जिसमें सबसे पहला पार्ट आता है एपिडर्मिस. इट इज आउटर मोस्ट कॉमन वॉल लेयर ऑफ एंथर विच कंसिस्ट ऑफ फ्लैटन सेल. दिस इज द एपिडर्मिस. ये जो सेल हमने यहाँ पर बनाए हुए हैं ये एपिडर्मिस है. ये सबसे आउटर मोस्ट लेयर जो हमने यहाँ पर ड्रॉ की हुई है दैट इज द एपिडर्मिस. यहाँ पर हमने इसको लेबल भी किया हुआ है. दीज आर द फ्लैटन सेल. ये जो सेल है फ्लैट होते हैं कुछ इस प्रकार से, ऐसे फ्लैट रहते हैं. इनका काम क्या है कि प्रोटेक्शन दे, एंथर को प्रोटेक्शन देने का काम करते हैं ये. इट इज प्रोटेक्टिव इन नेचर. देन एंडोथेशियम. एंडोथेशियम इज इनर टू द एपिडर्मिस. जो एपिडर्मिस प्रेजेंट है जस्ट उसके इनर में, उसके ही बाजू में एंडोथेशियम प्रेजेंट होता है. इट इज इंटरनल टू द एपिडर्मिस. एपिडर्मिस के जस्ट इनर में प्रेजेंट होता है. कॉमन फॉर द 4 पोलन सैक एंड कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल लेयर ऑफ सेल. अब ये दीज आर द 4 पोलन सैक 1 2 3 एंड 4. चारों पोलन सैक में, पोलन चैम्बर्स में ये कॉमन होती है. इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे एपिडर्मिस कवर हो रहा है वैसे ही जहां जहां पर पोलन सैक का पोर्शन आएगा वहां वहां पर एंडोथेशियम की लेयर भी आएगी. जैसा हम बोल सकते हैं दिस लेयर, ये जो लेयर है जस्ट इनर टू द एपिडर्मिस, दिस लेयर ऑक्यूपाई दिस रीजन एंड कवर all the means 4 pollen sac or pollen chamber. Endothecium is subepidermal layer made up of radially elongated cell with fibrous thickening of callus. अब ये जो सेल है ये रेडियल अरेंज होते हैं. रेडियल अरेंज मीन्स कुछ इस प्रकार से, इस तरह से अरेंज रहेंगे जो हम यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं. These are एंडोथेशियम सेल. अब ये थोड़े थिक होते हैं, फाइब्रस थिकनिंग, तो हम इनको कुछ इस प्रकार से भी दिखा सकते हैं. These are thick as compared to epidermis because of callus. callus जो मटेरियल प्रेजेंट है उसकी वजह से एंडोथेशियम जो है उसको थिकनिंग यहाँ पर मिल रही है, वो थिक हो रहा है. callus की वजह से एंडोथेशियम जो है वो थिक नेचर का रहेगा, ऐसा हम यहाँ पर शॉर्ट में बोल सकते हैं. सेल ऑफ एंडोथेशियम सिचुएटेड इन द शैलो ग्रूव बिटवीन माइक्रोस्पोरेंजिया रिमेन थिन वॉल्ड एंड रिप्रेजेंट द लाइन ऑफ डेहिसेंस. अब हम यहाँ पर बोल सकते हैं ये जो एंडोथेशियम है दिस इज द डेहिसेंस पोर्शन. यहाँ पर क्या होता है एंडोथेशियम की लेयर जो है वो थिन होती है. क्यों? क्योंकि जब कभी माइक्रोस्पोर तैयार हो, पोलन ग्रेन मैच्योर्ड हो, तो यहाँ से ये लेयर आसानी से बर्स्ट हो सके और पोलन्स जो है आसानी से डिस्पर्स हो सके, इसलिए यहाँ पर एंडोथेशियम की जो लेयर है वो थिन होती है. फाइब्रस थिकनिंग एंड हाइग्रोस्कोपिक नेचर ऑफ एंडोथेशियम सेल हेल्प इन द डेहिसेंस ऑफ एंथर एंड मैच्योरिटी. अब यहाँ पर क्या हो रहा है फाइब्रस थिकनिंग. फाइब्रस थिकनिंग मतलब जो कैलस की वजह से एंडोथेशियम को मिल गई है थिकनिंग, उसका जो नेचर है थिक वो, एंड हाइग्रोस्कोपिक नेचर. what is the hygroscopic nature? Means these cell have capacity to get the water from the air. हवा से, मॉइस्चर से वो वाटर को ले सकते हैं, गेन कर सकते हैं, ऐसी कैपेसिटी एंडोथेशियम में है. अब इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पर एक प्रकार का प्रेशर डेवलप होगा, और जब प्रेशर डेवलप होगा तो जाहिर सी बात है यहाँ से एपिडर्मिस जो है वो टूटेगी, वो बर्स्ट होगी, और जब वो बर्स्ट होगी तो यहाँ से ये लेयर पूरी ब्रेक डाउन होगी, जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं. और ये सारे के सारे पोलन्स जो यहाँ पर फॉर्म होंगे, पोलन चैम्बर में फॉर्म होंगे, वो पोलन चैम्बर जो है बर्स्ट होके सारे के सारे पोलन्स जो है वो टेस्ट होंगे, इन्वायरमेंट में पूरी तरह से फैल जाएंगे. दिस इज द एंडोथेशियम. अब हम बात करेंगे मिडल लेयर की.
Enter to the endothecium, 1, 2, 3 layers of parenchyma cells are present surrounding each pollen sac or microsporangium. They are called middle layer. अब यहाँ पर बोला गया है कि एंडोथेशियम के अंदर, मतलब हमने फर्स्ट पढ़ा एपिडर्मिस, उसके बाद आया एंडोथेशियम, और उसके बाद और पोलन सैक के आजू बाजू में एक या फिर एक से ज्यादा 3-4 तक ऐसी कुछ लेयर्स जो है वो प्रेजेंट हो सकती है, जिसको हम बोलेंगे मिडिल लेयर्स. दीज सेल्स ऑफ दीज लेयर्स डीजेनरेट एट मैच्योरिटी. जब कभी मैच्योरिटी आएगी तो वो डीजेनरेट हो जाएंगे, मतलब पोलन जब तैयार होंगे, ऐसा हम यहाँ पे बोल सकते हैं. माइक्रोस्पोर फुल्ली डेवलप होंगे, पोलन ग्रेन्स यहाँ पर डेवलप होंगे, तब क्या होगा, ये मिडिल लेयर जो है वो अपने आप डीजेनरेट हो जाएगी. दैट इज आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर एंड 2 pollen sac of each lobe merge to form 1 chamber in each lobe. अब देखो यहाँ पर सिंपल सी चीज है कि ये जो है एपिडर्मिस है और उसके अंदर जो है एंडोथेशियम है. आउटर मोस्ट लेयर इज एपिडर्मिस एंड इनर टू द एपिडर्मिस endothecium is present. Both are single layer. एपिडर्मिस जो है वो भी सिंगल लेयर है, एंडोथेशियम जो है वो भी सिंगल लेयर है. अब उसके बाद उसके आजू बाजू में जो लेयर्स आती है उनको हम बोलेंगे मिडिल लेयर्स. मिडिल लेयर कब तक प्रेजेंट रहती है, जब तक माइक्रोस्पोर का डेवलपमेंट नहीं होता. जब माइक्रोस्पोर का डेवलपमेंट होता है तब ये दोनों चैम्बर जो है वो एक हो जाएंगे, कुछ इस तरह से दोनों चैम्बर जो है वो मर्ज हो जाएंगे. जब इसका बर्स्ट होगा, जब यहाँ से डेहिसेंस होगा, तब दोनों चैम्बर एक हो जाएंगे, ऐसा यहाँ पर बोला गया है. आफ्टर दैट टपेटम, इट इज इनरमोस्ट वॉल लेयर सराउंडिंग द स्पोरोजिनस टिश्यू ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम. सिंपली हम टपेटम जो है इनको बोल रहे हैं. दीज आर द सेल्स विच इज कॉल्ड एज टपेटम एंड दीज आर सराउंडिंग लेयर फॉर द स्पोरोजिनस टिश्यू ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम. मतलब क्या है इनका, कि ये जो हम पूरी पोलन सैक के बारे में बात कर रहे हैं, उसके अंदर जो सेल्स प्रेजेंट है, जो स्पोरोजिनस सेल जो कि माइक्रोस्पोर तैयार करने वाले हैं, उनको कवर करके रखा है टपेटम ने फॉर द प्रोटेक्शन. जब तक माइक्रोस्पोर पूरी तरह से तैयार नहीं होंगे तब तक टपेटम जो है उनका प्रोटेक्शन करेगा. Cells of tapetum are larger in size, contain dense cytoplasm and 1 or more diploid nuclei or polyploid nuclei. अब यहाँ पर क्या होगा, टपेटम के सेल्स जो है उनका साइज बड़ा है और बहुत ज्यादा साइटोप्लाज्म वहां पर प्रेजेंट रहता है. कुछ सेल्स जो है डिप्लॉयड हो सकते हैं और किसी स्पीसीज में पॉलीप्लॉयड भी हो सकते हैं. टपेटम प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द स्पोरोजिनस टिश्यू एंड डेवलपिंग माइक्रोस्पोर. टपेटम जो है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है स्पोरोजिनस सेल्स, जो सेल्स ये माइक्रोस्पोर जो पोलन चैम्बर है, जो माइक्रोस्पोर वहां पर तैयार होने वाले हैं, उनके लिए न्यूट्रिशनल मटेरियल प्रोवाइड करने का काम भी करता है. इट ऑल्सो कंट्रीब्यूट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ स्पोरोपोलिनिन, अ कंपोनेंट ऑफ पोलन एग्जाइम. अब होता क्या है, यहाँ पर टपेटम जो है स्पोरोपोलिनिन का फॉर्मेशन करता है. दिस इज द 1 मार्क क्वेश्चन. स्पोरोपोलिनिन का मतलब फॉर्मेशन करता है यहाँ पे, जो एग्जाइम फॉर्म करने के लिए काम आता है. अभी एग्जाइम क्या है, जो माइक्रोस्पोर तैयार होगा उसकी आउटर मोस्ट लेयर जो होगी, जो रफ होगी, उसको हम एग्जाइम बोलेंगे. सिंपली यहाँ पे हम थोड़ा एक रफ स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे. This is microspore and this is outermost layer which is called as exine. This is external structure and this is intine and this is exine. यहाँ पर ये जो है ये रफ रहती है आउटर मोस्ट, और इनर जो है वो स्मूथ रहती है. तो ये जो आउटर मोस्ट लेयर रहती है एक्साइन, इसको तैयार करने का काम स्पोरोपोलिनिन करता है. और स्पोरोपोलिनिन को कौन तैयार करता है,
टपेटम, टपेटम का काम है कि वो स्पोरोपोलिनिन को तैयार करे, स्पोरोपोलिनिन फिर एक्साइन को यहाँ पर तैयार करेगा, और एक्साइन जो है ये माइक्रोस्पोर की आउटर मोस्ट लेयर है, माइक्रोस्पोरेंजियम और पोलन सैक। अब हम बात करेंगे ये स्ट्रक्चर पोलन सैक, पोलन चैम्बर जो है हम उसकी बात करेंगे। इन एन इमैच्योर एंथर, जब एंथर मैच्योर नहीं होता है, इनर टू द टपेटम, टपेटम के अंदर के सेल्स जो है वो सारे के सारे स्पोरोजिनस टिश्यू ही होते हैं। कॉम्पैक्ट मास ऑफ स्पोरोजिनस टिश्यू, देयर इज नो डिफरेंशिएशन बिटवीन द टिश्यूज, टिश्यूज के बीच में किसी भी प्रकार का डिफरेंशिएशन नहीं होता, सारे के सारे टिश्यूज जो है वो स्पोरोजिनस ही रहेंगे। सेल्स ऑफ दिस टिश्यू में अंडरगो माइटोसिस, फिर क्या होता है जैसे जैसे मैच्योरिटी आती है, स्पोरोजिनस टिश्यू जो है उनमें माइटोसिस होता है और दे डायरेक्टली फंक्शन एज माइक्रोस्पोर मदर सेल, और जैसे माइटोसिस होता है वहां पे वैसे ही उनमें से कुछ सेल्स जो है वो माइक्रोस्पोर मदर सेल बनकर काम करना शुरू कर देते हैं, खुद को ही समझ लेते हैं, वो माइक्रोस्पोर मदर सेल बना लेते हैं खुद को और उनका काम वहां से शुरू हो जाता है। एंड दीज माइक्रोस्पोर मदर सेल एट मैच्योरिटी आर डिप्लॉयड, जब मैच्योरिटी रहती है तब माइक्रोस्पोर मदर सेल तैयार होते हैं, और ये जो माइक्रोस्पोर मदर सेल होते हैं ये डिप्लॉयड इन नेचर होते हैं, और ये माइक्रोस्पोर मदर सेल जो है जब तैयार होते हैं उसके बाद इनका मियोसिस का डिवीजन होता है, और हमको पता है, हम पढ़ चुके हैं, जब मियोसिस होगा डिप्लॉइड का कन्वर्शन हैप्लॉइड में होगा। देन माइक्रोस्पोर मदर सेल अंडरगो मियोसिस टू फॉर्म 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर, और हमको पता है कि अगर एक सेल डिवाइड होगा, एक डिप्लॉइड सेल तैयार होगा, तो मियोसिस में हमको 4 हैप्लॉइड सेल मिलते हैं जो हमको यहाँ पर भी मिलेंगे। Young microspore are generally present in the form of tetrahedral tetrad। अब जब माइक्रोस्पोर तैयार होने की स्टेज आती है तब वहां पे टेट्राहेड्रल टेट्राड तैयार होता है, तब उसका स्ट्रक्चर जो है कुछ इस प्रकार से दिखेगा। फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर बाय मियोसिस ऑफ डिप्लॉइड माइक्रोस्पोर मदर सेल इज कॉल्ड एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। दैट मीन्स दिस स्पोरोजिनस टिश्यू आफ्टर द डिफरेंशिएशन होने के बाद जो स्पोरोजिनस टिश्यू थे जो बाद में माइक्रोस्पोर मदर सेल में जिनका कन्वर्शन हो गया एट मैच्योरिटी, these microspore mother cell which is diploid in nature undergo meiosis and form 4 haploid microspore। 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर उसने तैयार किए हैं, यहाँ पे डॉटर सेल्स उसने यहाँ पे तैयार किए हैं। इस प्रोसेस को हम बोलेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस।